हेलो झारखंड के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30% का योगदान होता है। तो इसी को देखते हुए आप इस चैनल पे प्रतिदिन एक विषय का, एक पाठ का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्साह और अट नहीं रही है कविता के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कि उत्साह कविता में कवि ने किसका आवाहन किया है। वर्षा का, सूर्य का, बादल का, पवन का। तो आप कविता पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि घेर घेर घोर बादल गरजो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बादल का आवाहन गीत है उत्साह कविता में। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। बिजली को, धरती को, आकाश को या बादल को। तो इसका सही आंसर है बादल को। ये जो अभी आप क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन, उसी का दूसरा तरीका है ये पूछने का। बाकी प्रश्न जो दोनों हैं वो सेम है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है। समाज में उत्साह लाना चाहता है, ठीक है, समाज में भय लाना चाहता है, समाज में आलस्य लाना चाहता है, समाज में कायरता लाना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समाज में उत्साह लाना चाहता है। समाज में उत्साह लाना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है। गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, छाया करने के लिए, अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है गर्जन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। देखिए, तप्त का मतलब तपी हुई, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म, और धरा का मतलब होता है सर धरती। ठीक है, तो तप्त धरा का क्या अर्थ है। तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, गर्म रेत वाली धरा या सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। बहुत सारे बच्चे तप्त का मतलब तपी हुई और धरा का मतलब पृथ्वी को समझ करके तपी हुई पृथ्वी कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका छठा प्रश्न है विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे। तो विश्व के जन यानी कि लोग, तो विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे। ऑप्शन देखते हैं। बीमारी के कारण, भूख के कारण, भयंकर गर्मी के कारण, बारिश के कारण। तो जो आपका उत्साह कविता है उसमें यह बताया गया है कि विश्व के जो लोग थे वो भयंकर गर्मी के कारण बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान थे। आपका अगला प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न है कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे। तो अभी इससे पहले हम लोग देखे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का पूछने का ये दूसरा तरीका है। अमीर लोग, गरीब लोग, संसार के लोग या बच्चे। इसका सही आंसर है संसार के लोग। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। आपका आठवां प्रश्न है कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। विद्युत छवि, सुनहरी छवि, पुष्प छवि, प्रातःकालीन छवि। छवि का मतलब होता है फोटो। तो कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत छवि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है। कवि की, बालकों की, सैनिक की, धरती की। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शन को रखा है। तो किसी वर्ष क्वेश्चन पूछा है जिसमें से कवि को हटा करके बालक को दिया है, और किसी वर्ष जो प्रश्न पूछा है उसमें बालक को हटा करके कवि को दिया है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न को कीजिएगा। अगर कवि हटा देगा तो इसका सही आंसर बालक हो जाएगा, और अगर बालक को हटा देगा तो इसका सही आंसर कवि हो जाएगा, क्योंकि कवि ने बादल की तुलना कवि से भी की है और बालकों के घुंघरेले बाल से भी किया है। तो इसका जो सही आंसर है ये दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन में जो देगा उसके अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका 10वां प्रश्न है कवि ने बादल का आमोहन क्यों किया है, यानी कवि ने बादल को क्यों बुलाया है। छाया करने के लिए, वर्षा करने के लिए, मधुर राग सुनाने के लिए, या फिर गर्जन करने के लिए। तो ऊपर में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे जिसका आंसर था गर्जन करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। आपका 11वां प्रश्न है कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है। गर्जन के साथ,
पत्थर के साथ, बिना गर्जन के साथ या धीरे धीरे। तो कवि बादल को गर्जन के साथ बरसने के लिए कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। अट नहीं रही है, यह आपका दूसरा पाठ है। एक ही पाठ में उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविता को बताया गया है। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है। तो उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविता के नाम, कविता के कवि के जो नाम है वो देखिए क्या है। जयशंकर प्रसाद है, तुलसीदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या महादेवी वर्मा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है। मास यानी यहाँ शरीर का मास नहीं है, मास मतलब महीना होता है। तो आप लोग यहाँ पे मास न समझें, मीट वगैरह न समझें, मास मतलब महीना होता है। तो किस माह का वर्णन किया गया है। कार्तिक मास का, फागुन मास का, सावन मास का, आषाढ़ मास का। ये मास का मतलब सर महीना होता है। तो अगर इस कविता को आप लोग पढ़े होंगे, अट नहीं रही है, तो इस कविता में फागुन मास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 14वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का सामान्य अर्थ होता है समा नहीं रहा है। तो क्या समा नहीं रहा है। धूप, फागुन की प्राकृतिक सुंदरता, खुशी या फिर खुशबू। तो इसका जो सही आंसर है वो है फागुन की प्राकृतिक सुंदरता। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं। आपका 15वां प्रश्न है कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है। जल, धुआं, फागुन मास की शोभा, फिर से मास यानी कि महीना, फागुन महीना की शोभा या वर्षा का पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फागुन मास की शोभा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका 16वां प्रश्न है फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं। हरे भरे, पीले पीले, सूखे सूखे, भूरे भूरे। तो फागुन मास यानी कि बसंत ऋतु होता है और बसंत ऋतु में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे लगने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है। यानी किस चीज को देखने से वो नहीं बच पा रहा है, उसका मन कर रहा है कि हम उसको देखते रहें। प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से, समाज की बुराइयों से। तो कवि की जो आंख है वो प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। आपका अगला प्रश्न है फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है। वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु। वर्षा का मतलब जानते हैं सर बारिश, वसंत का मतलब सर ये फूलों का होता है, इस ऋतु में सभी पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। ग्रीष्म यानी कि गर्मी और सर्दी मतलब होता है सर ठंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो है फागुन महीना में वसंत ऋतु होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हो सकता है पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या बिहार में। इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल में। मोस्ट ऑफ जो पोएट या फिर राइटर होते हैं वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश होते हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं वो बंगाल से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 20वां प्रश्न है कि निराला किस युग के कवि हैं। रीति काल के, भक्ति काल के, छायावाद के या आधुनिक युग के। ये लेखक परिचय से यानी कि कविता के कवि के परिचय से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसका सही आंसर है छायावाद। तो ये रहे सर आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने जो पढ़ाई करके, तैयारी करके एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आसान लगे होंगे। अगर आप ऐसे ही डेली पढ़ने चाहते हैं तो जैक ऑब्जेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।